इस लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ सीआरएम और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कस्टमर रिलेशंस के बारे में। और ये सेकंड लेक्चर अपना लास्ट लेक्चर होगा रिगार्डिंग द बेसिक्स ऑफ सीआरएम। इसमें ऑलमोस्ट आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी और नेक्स्ट वीडियो से बिल्कुल जो करिकुलम में जो आता है, जो भी सिलेबस पार्ट में जो कि प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी क्या हो चुका है, अपीयर हो चुका है, बिल्कुल ऑन द गो वो क्या हो जाएगा, आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो नथिंग लाइक कुछ भी ऐसा कॉम्प्लिकेट नहीं करने का है चीज़ों को, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ है कस्टमर रिलेशंस, कुछ भी टफ नहीं है। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं फाइनल जो नोट्स बनवाऊंगा ना, शॉर्ट नोट्स में बता रहा हूँ 7 to 8 पेजेस मैक्सिमम, ये मेरी गारंटी है। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं इवोल्यूशन ऑफ द सीआरएम। सबसे पहले तो देखो, जब हिस्ट्री की बात करते हैं कि सीआरएम इवॉल्व कैसे हुआ, तो देखो एक बहुत छोटी सी स्टोरी है कि पहले देखो जब पॉपुलेशंस बहुत कम थी या फिर इंडस्ट्री बहुत कॉन्फाइंड जगह पर क्या थी, लोकेटेड थी, तब उस जगह पर लाइक अगर इंडस्ट्री का जो सेल्स है वो उसी रीजन में चलता है, तब तो देखो वो कस्टमर को बहुत ईजिली क्या कर लेते हैं, पहचान लेते हैं, क्योंकि वो भाई उनसे बातचीत ये सब कुछ चलते रहती है, इंटरेक्शन डे टू डे चलता रहता है। बट मान लो आज उसी रीजन में वो बिजनेस कर कर के आज कंपनी क्या हो चुकी है, बड़ी हो चुकी है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स वो क्या करेंगे, अपने ब्रांचेस को 4-5 जगह शिफ्ट करेंगे ऑफ कोर्स। तो जैसे ही 4-5 जगह शिफ्ट करेंगे, तो भाई अब तो ना वहाँ का कल्चर पता है, ना वहाँ का लैंग्वेज पता है, और ना ही ये पता है कि भाई वहाँ के लोग रिएक्ट कैसे करते हैं। बिकॉज द थिंग इज कि हमें कस्टमर का बिहेवियर जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर क्यों ज़रूरी है, आगे बहुत देखो, बहुत ही बढ़िया बढ़िया केस स्टडीज़ लेकर आया हूँ, आपको सब कुछ क्या होगा धीरे धीरे समझ में आएगा। 4 केस स्टडीज़ डिस्कस करेंगे, और वैसे ही मैं देखो हर एक चैप्टर में केस स्टडीज़ क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा, जिससे हर एक चीज़, हर एक एग्जाम्पल से क्या करूँगा, चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो ये चीज़ अब चलिए ध्यान में रखते हैं। तो देखो वैसे ही क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने क्या किया, एक्सपांड किया, तो उनको इन सारी चीज़ों में क्या आने लग गई, दिक्कत आने लग गई। एंड रिगार्डिंग द डेटा एंड ऑल, वो अच्छे से क्या कर रहे थे, चीज़ों को लाइक अच्छे से उसको मैनिपुलेट नहीं कर पा रहे थे, अच्छे से उससे कुछ डेटा एक्सट्रैक्शन नहीं हो पा रहा था। वाई? क्योंकि एक कल्चरल डिफरेंस आ रहा था, एक एक जो भी एक डिस्टेंस बन जाता है कस्टमर्स के साथ, ऐसा लग रहा था, क्योंकि उनसे इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा था। तो भाई इंटरेक्शन कैसे कर सकते हैं, दूर से क्या कर सकते हो, एक फीडबैक ही तो ले सकते हो उनसे, और क्या कर सकते हो। ठीक है, या फिर कुछ ऑफर दे सकते हो, और तो कुछ नहीं कर सकते। सो दैट्स वाई थोड़ा सा और रिलेशंस को इन्हांस करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर डिमांड आपका क्या हुआ, स्टार्ट हुआ, किस चीज़ का, इफेक्टिव सीआरएम का। ठीक है, यहाँ पर ये सेकंड सेंटेंस देखो, ज्योग्राफिक एंड कल्चरल रिमोटनेस together with business owner and management separation from the customer contact has given rise to demand for better customer related data and a cornerstone of effective CRM। ठीक है, क्योंकि देखो हर चीज में दिक्कत आया ना, ना कल्चर पता है वहाँ का। सर कल्चर पे इतना क्यों फोकस कर रहे हो, देखो कल्चर पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू द सेल्स। अगर आप क्या करते हो, आज आपके ही लाइक एक ईमेल पे क्या आता है आपको, अगर कोई एक विश आता है, अगर आपका कोई फेस्टिवल है, क्योंकि देखो इंडिया में थोड़ा सा क्या चलता है, इन सारी चीज़ों का चलता है। ठीक है, भले ही हम लोग तो एज अ यूनाइट हैं, बट बहुत जगह चीज़ों को डिफ्रेंशिएट किया जाता है। बट बिजनेस को तो नहीं फर्क पड़ता ना कि भाई कहाँ पर किया जा रहा है, कहाँ पर नहीं किया जा रहा है। उनको तो क्या करना है, उनके पास जो भी कस्टमर है उनको स्पेशल फील करवाना है। तो रिलेटेड टू देयर रिलीजन बहुत सारे विशेष जाते हैं जिनसे उनको एक अपनापन जैसा लगता है। ठीक है, सो दैट्स वाई कल्चरल प्रोडक्ट्स भी उनको डिफाइन करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, और ऑफ कोर्स मैनेजमेंट भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मैंने बिना मैनेजमेंट कैसे कर पाओगे। तो यही सारी चीज़ें थी। तो ये तो देखो हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें हैं, आगे बहुत डिटेल में हिस्ट्री मैंने क्या कर रखी है, डिस्कस कर रखी है। बट उससे पहले देखो, अब क्योंकि हमें क्या जानना है, कस्टमर्स के बारे में जानना है, तो अब स्टार्ट कर रहे हैं कुछ केस स्टडीज़। सबसे पहला केस स्टडी है रिगार्डिंग द डिज्नी थीम पार्क बना हुआ है, वहाँ पे फ्रांस में बना हुआ है। तो पेरिस में, फ्रांस का कैपिटल कहाँ है, पेरिस। तो भाई फ्रांस में जैसे ही वो डिज्नी थीम पार्क बना, तो इनिशियली वो बिल्कुल ही क्या हो गया, फेल हो गया। क्यों? क्योंकि भाई उन्होंने दारू प्रोवाइड नहीं करी थी। सर ये क्या मतलब बवाल बता रहे हो, क्या मतलब दारू दारू नहीं प्रोवाइड करी तो मतलब बिजनेस फेल हो गया? हाँ, क्योंकि वहाँ का कल्चर ही ऐसा था कि भाई वो खाना वाना खाने के बाद या फिर खाना खाने के साथ क्या करते हैं, 2 ग्लास, ठीक है, या फिर 2
निकाल लेते हैं आराम से, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है कि भाई जो जो उनका हैबिट है, जो उनका कल्चर है, हम उससे क्या कर सकते हैं, उनके साथ नहीं खेल सकते, ठीक है, क्योंकि उनके लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। जहाँ पर उनको कल्चरली ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा वो वहाँ पर चले जाएंगे, ठीक है। सो दैट वाज द रीज़न कि भाई सबसे फर्स्ट टाइम पर ये जो आपका डिज्नी थीम पार्क बना था फ्रांस के कैपिटल में, जो कि पेरिस है, वो इनिशियल सक्सेस नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिए, यूरोपियन कंट्रीज का कल्चर कुछ और होता है, इंडियन कंट्रीज का कल्चर कुछ और होता है। सो यही रीज़न है कि भाई कोई अगर फॉरेन कंट्री है और वो इंडिया में एक्सपांड करना चाहती है, तो भाई उनको सीआरएम की तो भाई बाय डिफ़ॉल्ट ज़रूरत पड़ती है। यहाँ के कल्चरल मोटोज पे भी वो क्या करते हैं, प्योरली ध्यान देते हैं। ऐसा ही कुछ सेकंड केस स्टडी में देखते हैं, नोकिया। आपको भी पता है पहले के ज़माने में नोकिया आपके सर फोड़ने के काम में आता था, लोग बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, किसी का भी सर फोड़ देते थे नोकिया के फ़ोन से, ठीक है। लेकिन आजकल ऐसा कुछ भी नहीं है, आजकल कोई नोकिया को लेना पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि इनके जो भी फ़ोन्स आते हैं वो हार्डवेयर, इनके जो भी हार्डवेयर होते हैं, लाइक जो भी उसमें वो स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी अपडेटेड नहीं है। मतलब आज अगर स्नैपड्रैगन 865 आ चुका है, तो भाई नोकिया 4 साल के बाद स्नैपड्रैगन 865 को क्या करेगा, लॉन्च करेगा। और उस समय पता नहीं कौन कौन सा स्नैपड्रैगन और कौन कौन से चिपसेट्स क्या हो गए होंगे, लॉन्च हो गए होंगे। तो ये चीज़ नोकिया ने बिल्कुल भी नहीं समझी। उन्होंने ऐसा समझा कि भाई हमने एक टैगलाइन रख दिया, कनेक्टिंग पीपल, तो भाई अब लोग कनेक्ट हो चुके हैं, अब उसके बाद बस तार जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सबसे बड़ी गलती थी उनकी, क्योंकि वो बिल्कुल भी कस्टमर्स के टच में नहीं रहे। एंड इवन उनका जो रिक्वायरमेंट था, उनका जो भी इन सारी चीज़ों से रिलेटेड कहना था कि देखो भाई, आप हमारे अभी करेंटली मार्केट में बहुत सारे ऐसे फ़ोन्स आ रहे हैं, लाइक सैमसंग फ़ोन्स आ रहे हैं, एमआई फ़ोन्स आ रहे हैं, जो कि बहुत सस्ते में बढ़िया स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। वो अलग बात है कि हमें किसी का सर नहीं फोड़ना है, ठीक है भाई। पहले तो यूपी ये सब में क्या होता था, सर्वर फोड़ भी देते थे, बट अब तो वो भी योगी जी आ गए, तो भाई वो तो अब सर भी फोड़ने नहीं दे रहे किसी का। तो इस वजह से उन्होंने बोला कि देखो भाई, अब कुछ करने तो दे नहीं रहे हैं, तो अब सर फोड़ के क्या करेंगे, तो भाई वो तो हमारा क्या इंटेंशन ही क्या हो गया, खराब हो गया। तो अब ये तो कोई हमारा रहा नहीं, तो अब हम क्या करें, तो भाई इसका बढ़िया स्पेसिफिकेशन पे फोकस करते हैं। तो लोग क्या होने लगे, धीरे धीरे नोकिया से आराम से सैमसंग की तरफ, एंड वही सैमसंग का भी वैसा ही कुछ खेल हुआ नोकिया के जैसा, बट वो समय रहते फिर भी क्या हो गया, संभल गया, फ्रैंकली स्पीकिंग। ओके। सो ये सारी चीज़ों को समझो, ठीक है, कि अगर आप कस्टमर्स के कांटेक्ट में नहीं रहोगे तो आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इनोवेशन में लैक हो जाएगा, ठीक है। एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न वाई कि कस्टमर रिलेशंस क्या है आपका, बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर से नोकिया के पहले जो फ़ोन्स आते थे उसमें तो भाई वैसे फीडबैक लेने का कोई सिस्टम भी नहीं था। आजकल एमआई के फ़ोन्स देखो, आजकल दूसरे ब्रांड्स के फ़ोन्स देखो, मतलब जगह जगह पे एड्स चलते हैं, जगह जगह पे फीडबैक का पॉपअप आता रहता है। भाई फीडबैक तो दे दो एटलीस्ट, भले ही तुम कार्ड देते हो बट एटलीस्ट फीडबैक का एक मौका तो देते हैं। अपने एंड्रॉयड सेक्शन में एक फीडबैक का तो अलग से कॉलम ही बना रखा है उन्होंने कि भाई जिसको मन है जाके दे दो, जिसके फ़ोन में दिक्कत आ रहा है। आज मान लो आज आपने सॉफ्टवेयर अपडेट किया और अपडेट करने के बाद कैमरा अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, या बिल्कुल ब्लर जैसा हो गया है, या फिर सॉफ्टवेयर अच्छे से वर्क नहीं कर रहा, मोबाइल बार बार स्विच ऑफ स्विच ऑन हो रहा है, तो भाई एटलीस्ट कोई एक जगह तो रहे जहां आप कंप्लेन करो। पहले नोकिया की जगह पर आप कंप्लेन करते थे तो वो बोलते थे कि भाई सॉफ्टवेयर क्या हो गया, उड़ गया है। पहले के ज़माने में ये बोला जाता था ना, नोकिया के लोग क्या बोलते थे, पहले ऐसे ही बोलते थे। तो भाई उनको क्या करते थे भाई, वो धीरे धीरे अपग्रेड करते थे चीज़ों पे, वो मतलब सपोर्ट छोड़ना धीरे धीरे उन्होंने बंद कर दिया। अब चीज़ें बिल्कुल क्या हो गई हैं, अलग हो गई हैं। अब सर्विस सेंटर्स प्रॉपरली हर जगह बिठाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सीआरएम क्या रहे, बना रहे। तो देखो, एक तो एग्जांपल अपना नोकिया का भी हो गया कि आप कस्टमर के कांटेक्ट में रहोगे तो आपके प्रोडक्ट्स क्या रहेंगे, लाइक कितने इनोवेशंस, कितने परसेंटेज इनोवेशन की रिक्वायरमेंट है, एटलीस्ट ये भी पता चलेगी। उसी तरह से केस थर्ड देखते हैं हम लोग, एडवांटेज टू इंडियन कंपनीज ड्यूरिंग कोविड-19 लाइक फोनपे, जोमेटो, स्विगी एंड पेटीएम। ये सारे कंपनीज क्या हैं, इंडिया बेस्ड कंपनीज हैं, ठीक है। लाइक फोनपे आपका नोएडा बेस्ड है, जोमेटो जहाँ तक मुझे पता है गुड़गांव, स्विगी बेंगलुरु, एंड अगेन पेटीएम भी कुछ वैसा ही नोएडा के आसपास का ही कुछ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपका मतलब मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, बट हाँ ये सारी इंडियन कंपनीज हैं, ठीक है। तो इनको एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज मिला किसमें, कोविड-19 में। कैसे? एक नॉर्मल सी चीज़ सोचिए, जोमेटो स्विगी क्या था, ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम था।
पेटीएम एंड फोन पे क्या था, ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म था, है कि नहीं। अब कोविड जैसे ही आया तो वहां पर तो भाई लोग क्या समझने लग गया कि भाई मुझे किसी के पास भी नहीं जाना, मुझे कुछ भी टच भी नहीं करना, अदरवाइज भाई क्या हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी, पूरा का पूरा खानदान निपट जाएगा। तो एक मन में एक डर बैठ गया, ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी खोली। आपको भी पता होगा स्विगी, जोमेटो, पेटीएम, फोन पे, ये सब जितने उभर कर आए हैं कोविड 19 में, वैसा और कोई कंपनी वैसे उभर कर नहीं आया, उन्होंने फायदा उठाया उस सारी चीजों का। क्यों? क्योंकि वो कस्टमर्स के फेवर में उन्होंने बात करी। ऑफ कोर्स उनका प्लेटफॉर्म भी वैसा था, बट एटलीस्ट उन्होंने अपने कस्टमर्स तक इस चीज को पहुंचाया, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ से ये समझ में आता है कि ये कस्टमर्स तक तो ठीक है, मतलब कस्टमर को इन्होंने ऐसा फील करवा दिया कि उनको ऐसा लगने लग गया कि भाई ये हमारी केयर करता है, ठीक है। अब आप खुद ही सोचो, आज आज कितने भी लड़के हैं भाई पीछे लगे हुए रहते हैं ना, 4 जगह कॉल करते रहते हैं, ट्राई करते रहते हैं कि भाई कोई मिल जाए मुझे जिसके साथ ज़िंदगी बिता लूँ। अब वैसा तो कुछ मिलता नहीं है, लेकिन एक मैसेज आ जाएगा फ़ोन पे कि कॉल करें, डायल करें 54 51 53 और आराम से दिन भर अपनी बातें करें, ऐसा। अब वही देख के देखो लोग खुश हो जाते हैं। अब उस जगह पर पेटीएम, जोमेटो, फ़ोनपे, स्विगी, ये सब के मैसेजेस आ जाते हैं कि वी केयर फॉर यू, वी प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर अ कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी, फॉर अ कॉन्टैक्टलेस पेमेंट। तो भाई उनको भी लगता है कि भाई कोई तो है हमारी जो चिंता कर रहा है। तो ये एक तरह का क्या होता है, एक तरह का बहुत ही बढ़िया मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, जहां पर आप अपने कस्टमर्स के साथ बहुत ही बढ़िया लॉन्ग टर्म का रिलेशन बिल्डअप कर सकते हो। और वही किया इन चारों कंपनीज ने, ठीक है। इनको पता चल गया कि भाई लोग क्या हो चुके हैं, लोग डर चुके हैं अबाउट द म्यूटेशन ऑफ वायरस, ठीक है, कोविड 19 वायरस। एंड फर्दर जो करेंसी तक क्या कर रहे हैं, वो लोग एक्सचेंज नहीं कर रहे। तो भाई जब करेंसी तक एक्सचेंज नहीं कर रहे, तो जोमेटो वाले ने किसको फ़ोन कर दिया, फ़ोन पे वाले को, कि भाई देख अभी ऐसा हम लोग ऑफर चला देते हैं कि हम जब डिलीवरी करने जाएंगे तो आप क्या करना, पेमेंट फ़ोन पे से कर देना, तो आपका भी प्रमोशन हो जाएगा, हमारा भी क्या हो जाएगा, चीज़ बिक जाएगा, क्योंकि लोग तो भाई पैसे देना, कैश देना पसंद नहीं कर रहे। तो भाई इन्होंने साथ में मिलके क्या कर लिया, डुअल ऑफर निकाल लिया। तो देखो ऐसी ऐसी चीज़ें भी हैं। ये कस्टमर रिलेशंस, ये सिर्फ और सिर्फ सेल्स बढ़ाने या फिर कस्टमर के रिलेशन को ही बढ़ाने में काम नहीं आती, ये बहुत ही बड़ा एक लॉन्ग टर्म मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी है, ठीक है। इस चीज़ को समझिए। देखो मैं जितने भी आगे फ्यूचर में जितने भी केस स्टडीज दूंगा ना, उससे कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा, उसका जो भी फाइनल कंक्लूजन निकलता है वो ज़रूर आपको एमसीक्यू के फॉर्मेट में देखने को मिलेगा। अभी भले वो कंक्लूजन्स नहीं बताऊंगा, बट हाँ क्वेश्चन बैंक में ज़रूर उस चीज़ को इंक्लूड करूंगा, ठीक है। चलिए एक तो रही ये वाली बात की, ठीक है, उन्होंने कोविड 19 का फ़ायदा उठाया, लोग टच नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने प्लेटफॉर्म को वी केयर फॉर यू, वी केयर फॉर यू करके उन्होंने उनको मना लिया। लोगों को अच्छा लगा, बढ़िया रिलेशन बिल्डअप हो गया। आज सब लोग पेटीएम से ज़्यादा फ़ोन पे को जान रहे हैं, ठीक है। पेटीएम भले उतना फ़ायदा नहीं उठा पाया, पहले बहुत पेटीएम पेटीएम चलता था, बट फिर भी बूढ़े बुजुर्ग भी क्या करते थे, पहले इस्तेमाल नहीं करते थे पेटीएम। आज देखो सबको फ़ोन पे लेके बैठे रहते हैं आराम से, ठीक है। सो ये चीज़ें सारी ध्यान में रखो। तो भाई इनका फाइनल क्या रिजल्ट निकला, बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स बहुत आने लग गए, बढ़िया और प्लेटफॉर्म बिल्डअप करने लग गए। अब एक चीज़ और बहुत ही बढ़िया, मैं कस्टमर बिहेवियर का एक बहुत ही बढ़िया केस स्टडी देने जा रहा हूँ, जिससे एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल दिमाग में आपके क्या होगा, बिल्डअप होगा रिगार्डिंग सीआरएम। ये चारों केस स्टडीज़ का अपना अपना एडवांटेज है। पहला केस स्टडी regarding the culture, second case study regarding the innovation, third case study regarding increasing the customer relation advantage, marketing advantage, ठीक है। और फोर्थ केस स्टडी इज रिगार्डिंग द कस्टमर बिहेवियर। तो एक एक चीज, मतलब ये टर्म्स जो है ना बाद में मैं टेक्निकली इंट्रोड्यूस करूंगा, अभी सिर्फ क्या कर रहा हूँ, स्टोरी समझा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, कस्टमर ड्रिवन स्ट्रेटेजीज ऑफ कोका कोला एंड मैगी। क्यों मैंने ये एग्जांपल लिया, आपको एक चीज अभी पता होगा, रिसेंट में बहुत ही भयंकर एक ट्रेंड चला था रिगार्डिंग द कोका कोला कंट्रोवर्सी विथ रोनाल्डो। यस और नो, कि भाई क्या हुआ, रोनाल्डो गए आराम से मैच जीतने के बाद वहां पर बैठे, और वहां पर उन्होंने क्या कर दिया, कोका कोला की बोतल को साइड में ऐसे दिखाकर साइड में रख दिया और पानी की बोतल सामने रख दी। तो उनको ऐसा फील हुआ, मतलब लोगों को ये एक मैसेज गया कि भाई यू हैव टू बी हेल्थ कॉन्शियस इन दिस पैंडेमिक, ठीक है। तो
या फिर पहले क्या पता कुछ कंट्रोवर्सी रही होगी इनकी, ये जब या फिर अभी ऐसा इन्होंने क्या किया, हरकत किया, और इन्हीं के देखा देखी और भी कुछ फुटबॉलर्स थे, उन्होंने भी क्या किया, वो सेम काम किया, जिसके वजह से जो ट्रेडिंग थी कोका कोला की वो बिल्कुल ही क्या हो गई, ख़त्म हो गई। ठीक है, मतलब 90% स्टेक्स क्या हो गए, कोका कोला के गिर गए। ऑफ कोर्स बहुत बड़े क्या है फुटबॉलर हैं, लोग इनको फॉलो करते हैं, तो ऑफ कोर्स ये बहुत बड़े क्या होंगे, इन्फ्लुएंसर भी साबित होते हैं। ठीक है, आज एलॉन मस्क को देखो, आज भाई ये क्रिप्टो करेंसी की बात कर देता है तो सामने वाला पूरा क्या हो जाता है, एक पूरा का पूरा क्रिप्टो करेंसी क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो भाई ये इन्फ्लुएंसर्स की भी क्या होती है, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज होती हैं, बट आपको कुछ ऐसा करना है कि लॉन्ग टर्म में मान लो कि कुछ हो भी जाए तो इन्फ्लुएंसर्स भी कुछ ना उखाड़ पाए। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, द बेस्ट एग्जाम्पल इज मैगी। आज कोका कोला ने पहले से अपने कस्टमर्स के मन में कुछ ऐसा बिल्डअप नहीं किया कि अगर उनके रिगार्डिंग कोई गलत बोले तो भाई सामने वाला फिर भी उसको ट्रस्ट करे। ठीक है, आज आपके घर वाले ही हैं, आपसे मतलब कुछ गलती भी हो जाती है तो घर वाले क्या बोलते हैं, नहीं नहीं भाई ये ऐसा नहीं कर सकता, हम इसको जानते हैं। तो भाई एक ट्रस्ट बिल्डअप है ना। लेकिन वही अगर आप कहीं किसी दूसरे के वहाँ चले जाओ और एक गलती हो जाए तो वो भी बोल देगा कि नहीं नहीं ये तो क्या है, गलत है। तो वैसे ही कुछ सिनेरियो यहाँ पर किसके साथ हो गया, कोका कोला के साथ, क्योंकि भाई ये दूसरे के जगह बैठा हुआ था, कोई रिलेशन कुछ अच्छा बनाया नहीं रोनाल्डो से इसने। ठीक है, या फिर कुछ ऐसा पहले से एडवर्टाइज नहीं किया कि कोका कोला इज गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, ऐसा कुछ भी एडवर्टाइज नहीं किया, लेकिन मैगी ने जरूर क्या किया, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बनाया कस्टमर से रिगार्डिंग द एडवर्टीजमेंट्स। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया मौका था yippee के पास। जब भी ये मैगी क्या हुआ था, जिस टाइम पर बैन हुआ था, yippee के पास बहुत ही बढ़िया एक ऑप्शन था, बट इनकी स्ट्रेटजीज बिल्कुल ही क्या थी, बहुत बड़ी फेलियर थी। इट्स नॉट ऑल अबाउट द टेस्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है, टेस्ट इतना भी खराब नहीं है yippee का, बट फिर भी इट्स नॉट of course up to the mark as the Maggi is having। बट जब तक ये एक सवा साल, जब तक भी क्या था ये बैंड था, उन एक सवा साल में yippee के पास बहुत ही बढ़िया चांस था एक कस्टमर रिलेशन बनाने का, एक ट्रस्ट बिल्डअप करने का, थ्रू एडवर्टाइजमेंट, थ्रू देयर पैकेट एडवर्टाइजमेंट्स। भाई जो भी सेल हो रहे हैं उसमें ही एडवर्टाइजमेंट कर देते कि क्या है क्या नहीं है, कुछ एडवर्टाइजमेंट ऐसे डाल देते जैसे मैगी ने डाला था। मैगी ने ऐसे 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 एडवर्टाइजमेंट डाले कि भाई अगर कुछ भी नहीं है तो मैगी है आपके पास। इवन पेरेंट्स तक क्या करते थे कि भाई प्रीफर कर लेते थे कि भाई कहीं बाहर में हो तो अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो मैगी बना के ही खा लो, पेरेंट्स तक बोलते थे। क्यों? क्योंकि भाई एडवर्टाइजमेंट से वो भी इन्फ्लुएंस होते थे। तो किसी भी तरह से मैगी ने क्या किया, एक बहुत बढ़िया कस्टमर रिलेशंस क्या कर लिया, मेंटेन करके रखा, नॉट ओनली टू देयर यंग कस्टमर्स बट ऑल्सो टू देयर ओल्डर कस्टमर्स। और यही एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेटेजी साबित हुआ मैगी का वापस से मार्केट में आने का। वापस से मैगी मार्केट में आया तो भाई पहले तो बहुत बेइज्जती हुई ना इसकी कि भाई लीड निकल गया, ये निकल गया। ठीक है, तो ये मतलब क्या है, जान के लिए बहुत हानिकारक है। बट वापस से मार्केट में आया तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस नहीं करनी पड़ी। वापस से क्या हो गए, वो उसी कस्टमर रिलेशन के आड़ में इन्होंने क्या किया, इतना बढ़िया मार्केटिंग किया कि आज वापस से लोग क्या कर रहे हैं, मैगी को उतना ही ट्रस्ट करते हैं। तो आज इन्फ्लुएंसर की क्या जरूरत नहीं पड़ी ना। अगर आज किसी ने गलत बोल भी दिया, मतलब मैगी के लिए तो क्या हो गए थे भाई, बड़े बड़े काउंसिल्स बिठा दिए गए थे। ठीक है, पूरी जांच हो गई थी इसकी। तो अब कोका कोला की थोड़ी कोई जांच हुई है, उसने बस क्या कर दिया, बोतल को साइड में रख दिया और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, बट फिर भी वो क्या हो गया, कोका कोला पूरा बर्बाद होके रह गया। मैगी क्यों नहीं बर्बाद हुआ? क्योंकि उसने एक कस्टमर रिलेशन मेंटेन करके रखा था। एंड दिस एक्चुअली शोज द कस्टमर बिहेवियर ऑल्सो। गलत बोल रहा हूं तो कुछ बताना। yippee के पास बहुत बढ़िया मौका था, इन्होंने वो चीज़ नहीं अपनाया। कस्टमर रिलेशन यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ऐसे टाइम पर। वैसा ही सिचुएशन कोविड-19 पे भी, भाई आप सामने वाले की फिक्र करो, ऐसा शो करो, भले ही करते हो नहीं करते हो वो अलग बात है, बट आपको शो करने का है जिससे सामने वाले के पास एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाए, एक पॉजिटिव क्या रहे, एक तिनका बनकर रह जाए एटलीस्ट उनके मन में कि भाई इन फ्यूचर कभी भी उस चीज़ की बात निकलती है तो हम क्या करें, उसको प्रीफर करें। अब दिमाग में आ रहा होगा सर इतना सब कुछ क्यों इंपॉर्टेंट है फॉर DFCCIL। अब DFCCIL में क्या है कि भाई प्रोजेक्ट्स मैंने पहले बताया, इस बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ट्रिपल P प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे टेंडर बेसिस काम निकल रहे हैं। और जो
सपना है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, उसके लिए आपको फॉरेन इन्वेस्टर्स को तो भाई बिल्कुल भी लूज नहीं करना है। तो आपका जो सबसे मेन एम रहेगा कि जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, जो भी आपके क्या है फॉरेन क्लाइंट्स हैं, जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जो भी ट्रिपल पी प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, एटलीस्ट हम उनसे काफ़ी बढ़िया कस्टमर रिलेशन भी रखें, एंड दिस कस्टमर रिलेशन विल फर्दर हेल्प इन आवर बिजनेस डेवलपमेंट। ये पूरा का पूरा क्या है स्ट्रेटजी है। और आगे इस कस्टमर रिलेशन को कैसे कैसे मेंटेन रखा जाता है, कैसे ये सेल्स में हेल्प करता है, कैसे ये फर्दर मार्केटिंग में हेल्प करता है, कैसे ये कस्टमर से फीडबैक्स लेने में क्या करता है इम्प्लीमेंट होता है, वो सब कुछ हम लोग क्या करेंगे आगे डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, कस्टमर को खुश रखना है तो भाई उनको ऐसा प्लेटफॉर्म दो कि भाई उनका कभी डेटा लॉस ना हो, तो भाई सेल्स फोर्स ऑटोमेशन लगा दो। ठीक है, मार्केटिंग करने का है तो बढ़िया है, अपना मार्केटिंग करने के लिए क्या कर दो, डेटा एनालिटिक्स लगा दो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस घुसा दो उसमें। ठीक है, वैसे ही आपको कस्टमर फीडबैक लेना है भाई, ऐप में ऐसा सिस्टम लगा दो कि भाई आप कंटिन्यूसली फीडबैक्स लेते रहें। आप कंटिन्यूसली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के आप अगर हेड हो तो भाई आप उसको क्या करते रहो, कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहो, तो चीज़ें ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगी। तो ये पूरा का पूरा क्या है माजरा किसका है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का। तो ये तो रही बात बेसिक्स की। थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ रिगार्डिंग द हिस्ट्री ऑफ CRM ऑल्सो। शुरू टाइम पे जब CRM वर्ड कभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, तो उस टाइम पर ये तो मतलब बहुत लोग जान रहे होंगे, MRP फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, मटीरियल रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, शुरू में वैसे ही MRP 1 MRP 2 ऐसे ऐसे भी सिस्टम्स हैं, बट फर्दर ये चीज़ों को हम बता क्या करेंगे आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, टेक्निकल चैप्टर्स में वहाँ पर अच्छे से डिटेल में सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो शुरू में MRP सिस्टम हुआ करता था, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े टेक्निकल स्टाफ्स को MRP सॉफ्टवेयर को या फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को एग्जीक्यूट करना पड़ता था। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या था, शुरू टाइम पे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स थे। फर्दर क्या हुआ, फर्दर सैप का डेवलपमेंट हुआ, आज भी यूज़ होता है, आज भी बहुत सारी जो लाइक सेकेंड लेवल पे जो जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं आज भी वो क्या करती हैं, सैप का यूज़ करती हैं। ठीक है, टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर फॉर प्रोवाइडिंग अ बिजनेस सॉल्यूशन। आज भी देखो मेनली तो DFCCL का काम क्या है, फ्राइट का है। अब फ्राइट के केसेस में आज भी वो क्या करते थे, लाइक पहले जब तक ये CRM के सॉफ्टवेयर्स उनके पास इम्प्लीमेंट नहीं हुए थे, वो आज भी क्या मत करते थे, वो सैप पे ही काम करते थे। एंड इवन अभी भी कुछ PSUs जो उनके अंडर में आती हैं वो आज भी सैप के अंडर में ही क्या करती हैं, काम करती हैं। एंड इवन बहुत बढ़िया चीज़, तो मैं एक और भी चीज़ बताना चाहूँगा कि रेलवे के अंदर आपको भी पता है 16 PSUs आती हैं। उन सबको एक साथ कंबाइंडली काम करने के लिए आपको डेटाज को क्या करना पड़ेगा, सेग्रीगेट रखना पड़ेगा। तो ये कहाँ से आएगा, यही तो फर्दर आपके कस्टमर रिलेशंस को बनाने में काम आएगा। समझ में आया। फर्दर इसी तरीके से देखो ओरेकल कॉरपोरेशन भी क्या हुआ, US में फाउंड हुआ, लैरी एलिशन। ठीक है, नाम याद रख सकते हो। इसी तरह से बान हैज स्टार्टेड द बान कॉरपोरेशन फॉर, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका कौन सा, SQL डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, DBMS। तो फर्दर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी क्या हुए, कॉमर्शियलाइज किए गए, किसके द्वारा, ओरेकल के द्वारा, जहां पर जितने भी कस्टमर्स थे उनका डेटाबेस को मैनेज किया जाता था। फर्दर वापस से बात करें तो इस डेटाबेस से फर्दर मार्केटिंग स्टार्ट हो गई किसमें, 1980s में। एंड फर्दर इसी मार्केटिंग को लेकर एक यहाँ पर यह इस पॉइंट से एक टर्म अपना स्टार्ट हो जाता था कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का, बट इसको शुरू में नाम दिया गया एक्ट। ठीक है, एक्ट लाइक का एक सॉफ्टवेयर था जो कि एक पूरा कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट करके रखता था, एंड टू स्टोर द डेटा एंड ऑर्गेनाइज द कस्टमर इंफॉर्मेशन। एक प्रॉपर तरीके से कस्टमर डेटाज को अच्छे से ओरिएंट रखता था, स्टोर करके रखता था, एंड उनको मैनेज भी करता था, लाइक फर्दर एनालिटिक्स एंड ऑल। सो एक्ट इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये है सबसे पहला ऐसा मोड जहाँ पर आप कोर CRM का क्या मान सकते हो, स्टार्ट मान सकते हो। एंड इसी तरीके से फर्दर क्योंकि देखो डेटा एंड ह्यूमन रिसोर्सेज को क्या करना है, मैनेज करना है, दैट्स इट, है कि नहीं। तो यहीं से फिर किस चीज़ की स्टार्ट हुई, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम की, HRM। ठीक है, तो ये देखो एक चीज़ ध्यान में रखना कि ये CRM कोई स्पेसिफिक चीज़ें नहीं है, कभी भी CRM बिल्कुल अकेला काम नहीं करता है। CRM हमेशा सारे मार्केटिंग मैनेजमेंट, आपके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट
एंड बहुत सारी चीज़ें क्या है इंटीग्रेटेड है इस चीज़ से रिलेटेड। ठीक है, तो कभी भी ऐसा मत सोचना कि सीआरएम क्या करता है, अकेला काम करता है, बिल्कुल भी नहीं, सबसे बड़ी गलती होगी ये। फर्दर बात करते हैं, जैसे ही 1991 में क्या हुआ, आपका रिसेशन आया 1992 से, इवन जो रिफॉर्म्स किए गए इंडस्ट्रीज में, तो इंडिया में तो स्पेशली किसकी एंट्री हो गई, सेल्स फोर्स ऑटोमेशन की एंट्री हो गई। जितने भी प्राइवेट फर्म्स थे जो बाहर से इन्वेस्ट करना स्टार्ट किए थे, इवन इकोनॉमिक्स में भी पढ़ाया था मैंने कि भाई सबसे बढ़िया ग्रोथ देखने को आपको मिला था फाइनेंशियल टर्म्स में, वो कब देखने को मिला था, जस्ट आफ्टर योर, कौन से 5 ईयर टर्म्स में, जस्ट आफ्टर, मैंने याद भी करवाया था 1992 के जस्ट बाद जो आपका 5 ईयर प्लान आया था, सब कुछ अच्छे से याद करवाया था। ठीक है, तो इस वजह से जितने भी प्राइवेट कंपनीज क्या कर रही थी, इन्वेस्ट कर रही थी, उसी दौर को कंटिन्यू रखने के लिए, उस चीज को मेंटेन करने के लिए इंडिया में और भी क्या आ गया, सेल्स फोर्स ऑटोमेशन। ओके, एंड फर्दर वो सेल्स फोर्स ऑटोमेशन क्या करता था, इसके पास सारी फैसिलिटी थी, डेटाबेस मार्केटिंग का भी फैसिलिटी था, कॉन्टैक्ट को मैनेज करने का भी फैसिलिटी था, इन्वेंट्री कंट्रोल का भी फैसिलिटी था, और कस्टमर के इंटरैक्शंस को भी ट्रैक करने का सिस्टम था। लाइक उस समय 2G सिस्टम था, तो 2G सिस्टम में जस्ट एक मैसेज कर सकते थे आप, तो भाई उन मैसेजेस के थ्रू क्या करते थे, वो एक कस्टमर का इंटरैक्शन ट्रैक किया करते थे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आई है यहाँ पर, जो एग्जामिनेशंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होगी, आपके सीबल सिस्टम्स। ओके, तो सीबल्स, इसके बारे में टेक्निकली बाद में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए बस इतना याद रखिए कि भाई इनको इंट्रोड्यूस किसने किया, किसने स्टार्ट किया, टॉम सीबल ने इसको स्टार्ट किया। एंड फर्दर ये बहुत ही बड़ा प्रोवाइडर बन गया किसका, सेल्स फोर्स ऑटोमेशन का। Further, SFA and CMS evolved as very similar modern CRM software, soon settled as CRMS, or simply you can say as CRM. ओके, एंड ERP सॉल्यूशंस, ये जो Oracle ये सब एंड बान प्रोवाइड करते थे, ये भी फर्दर किस में स्विच हो गए, CRM में स्विच हो गए। एंड फर्दर अगेन 1999 तक आते आते इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक CRM भी निकाल दिया, जिसको सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बोला जाता है, SaaS। ओके, एस, कैपिटल एस, फिर स्मॉल ए एंड अगेन कैपिटल एस। तो ये देखो टेक्निकली सब कुछ बाद में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। नाउ फर्दर 2000 में एरा में मॉडर्न सीआरएम आ गया। मॉडर्न सीआरएम मतलब देखो, एक तो सबसे पहले सीआरएम मार्केट में माइक्रोसॉफ्ट ने फिर एंटर किया। आज भी बहुत फेमस है माइक्रोसॉफ्ट का सीआरएम सॉफ्टवेयर, जिसका नाम है डायनेमिक्स सीआरएम। ठीक है, ओरेकल ने सीबेल को एक्वायर कर लिया बाद में, क्योंकि ओरेकल सबसे बड़ी कंपनी बन गई सीआरएम प्रोवाइडर्स की। ओके, एंड फर्दर एप्लीकेशंस ये सब की भी सीआरएम की। एंड फर्दर देखो 2007 में सेल्स फोर्स ने इंट्रोड्यूस कर दिया क्लाउड बेस्ड सीआरएम, कि भाई अब आपको एक हेडक्वार्टर में बैठने की ज़रूरत नहीं है, अब आप कहीं भी हो, आपका सारा डेटा कहाँ पे सेव्ड है, क्लाउड में सेव है। जैसे आज जी ड्राइव देखते हो ना, वन ड्राइव देखते हो, ठीक है, अमेजोन का EWS देखते हो, तो ये सब क्या है कि ये सब ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइसेस हो गए, या फिर इसको बोल सकते हो क्लाउड डिवाइसेस बोल सकते हो, या क्लाउड बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम बोल सकते हो इसको। तो अब जितने भी डेटास थे किसी कंपनी के, वो अब क्लाउड बेस्ड बना दिए गए, ताकि आप कहीं भी रहो तो आपको आपके मेन ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं रहे। अब आप आपके मोबाइल पे डायरेक्टली क्या कर सकते हो, किसी भी चीज़ को एक्सेस कर सकते हो। तो ये तो हिस्ट्री किसकी थी, ये पूरी सीआरएम की हिस्ट्री थी। और इसको ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो सबसे पहले मेन फ्रेम कंप्यूटर सिस्टम था, जहाँ पर वही सारा डेटाबेस आप क्या करते थे, वहाँ पे वो कंप्यूटर के थ्रू आप ऑपरेट करते थे, ठीक है, इनपुट करते थे, एंड फर्दर कुछ ना कुछ कोड्स वोड्स डालकर आप क्या करते थे, चीज़ों को एनालाइज करते थे। बट फिर भी वो चीज़ें अच्छे से कंबाइन नहीं हो पाती थी, एनालिटिक्स कभी भी प्रॉपर रेडी नहीं हो पाता था। तो बाद में डेटाबेस मार्केटिंग का यूज़ होने लगा, फिर ERP सिस्टम आया एंड सेल्स फोर्स ऑटोमेशन लगा दिया गया। फर्दर क्लाउड बेस्ड सीआरएम क्या हो गया, इवॉल्व हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या है आपको समझनी है। तो देखो एक यहाँ पर एक टाइमलाइन जैसा भी बना दिया है मैंने, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक समझने के काम क्या हो जाएगा, जो काफ़ी ज़्यादा आपके आ जाएगा। सो इन समरी ओवरऑल हम लोग अब क्या बोल सकते हैं कि भाई सीआरएम क्या है, टेक्नोलॉजी बेस्ड अप्रोच है टू द मैनेजमेंट ऑफ कस्टमर इंटरफेस। ऑफ कोर्स बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। अभी 2-3 डेफिनेशंस बताऊंगा किसका, सीआरएम का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड डायरेक्टली वही लैंग्वेज के टर्म्स में आपसे पूछा जा सकता है इन द फॉर्मेट ऑफ MCQ।
So most CRM initiatives expect to have impact on cost to serve and revenue streams from the customers. The use of technology also changes the customer's experience of transacting and communicating with a supplier. अब देखो ये सारी चीज़ें तो मैंने पेटीएम का एग्जांपल लेके ही क्या कर दिया था, सब कुछ आपको सॉल्व कर दिया था कि भाई कितने आसानी से आप क्या कर रहे हो, आप अपने कस्टमर को ट्रांजैक्ट करने में या कम्युनिकेट करने में आप ईजीनेस दे रहे हो, ठीक है। एंड फर्दर इस ईजीनेस की वजह से एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है। एंड फर्दर कॉस्ट टू सर्व, इसमें भी क्या होता है भाई, अब अगर मान लो अगर एक ट्रस्ट बढ़िया है ना, तो अगर आप क्या करते हो, अगर इन हाउस सर्विस आप देते हो और बाई चांस अगर आप इन हाउस सर्विस किसी भी रीज़न से आप फ्यूचर में नहीं भी दे पाते हो ना, कस्टमर उठकर आपकी दुकान में आ जाता है कि भैया अगर आपको दिक्कत है तो मैं आपकी दुकान पे छोड़ के जाता हूँ, दुकान पे क्या कर दो, इसको बना दो। तो ये कॉस्ट टू सर्व भी फ्यूचर में क्या करता है, इंक्रीज करता है। एंड मतलब कॉस्ट टू सर्व मतलब क्या, उसका फुल लाइक प्रॉफिट इंक्रीज करता है, ठीक है। एंड रेवेन्यू स्ट्रीम्स को भी क्या करता है, काफ़ी बढ़िया से मैन्युपुलेट करता है। तो ओवरऑल अगर हम देखने जाएं तो CRM इन्फ्लुएंसेस द कस्टमर एक्सपीरियंस एंड दैट इज ऑफ द फंडामेंटल स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस। यही तो फंडामेंटल है किसका, CRM का। नीचे देखो मैंने डायग्राम से ही बना रखा है सब कुछ कि CRM में हर चीज़ इंक्लूडेड है। मार्केटिंग तो है ही सही, ये एक बेस है मार्केटिंग का। फर्दर सेल्स तो बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइज होता है इससे। एंड फर्दर सपोर्ट्स तो बाय डिफ़ॉल्ट ये प्रोवाइड करता ही है अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू, ठीक है। इसको कॉल सेंटर भी बहुत लोग बोल देते हैं, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें, तो देखो नीचे सब कुछ लिख रखा है कि अब हम लोग इस स्टेज पर आ गए हैं कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को अब प्रॉपरली हम लोग क्या करें, डिफाइन कर पाए। सो CRM इज to create a competitive advantage by being the best at understanding, communicating, delivering and developing existing customer relationship in addition to create and keeping new customer। अब लोग सिर्फ डेवलपिंग एग्जिस्टिंग कस्टमर रिलेशनशिप बस इतना ही समझते हैं, क्योंकि भाई नाम में कस्टमर रिलेशनशिप है तो इतना ही समझते हैं, ऐसा नहीं। अंडरस्टैंडिंग, कस्टमर का बिहेवियर अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, नोकिया का एग्जाम्पल, डिलीवरिंग, ठीक है, ये पेटीएम, फ़ोन पे, ये सब का एग्जाम्पल। एंड डेवलपिंग एग्जिस्टिंग कस्टमर रिलेशंस, वो जो ईमेल आते हैं ना जिसमें आपकी चिंता बहुत की जाती है, वो सारा कुछ, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको समझना होगा। इट हैज़ इमर्ज्ड एज वन ऑफ द लार्जेस्ट मैनेजमेंट बज़वर्ड। बज़वर्ड मतलब कि मतलब एक बहुत फेमस वर्ड हो जाता है ना, जो एकदम से मतलब बहुत फेमस हो जाता है चारों तरफ कि भाई आज सलमान खान ने एक चीज़ फूंक दिया, अब कल से पूरा देश उसी को फूंके जा रहा है, ठीक है। तो वैसा कुछ, तो उसको बोलते हैं बज़वर्ड। तो CRM क्या है, आज बहुत बड़ा क्या है, मैनेजमेंट बज़वर्ड निकल कर आ गया है, जो कि ऑलमोस्ट सारी कंपनीज क्या कर रही हैं, इसको अपने लाइक मार्केटिंग सिस्टम में इसको इम्प्लीमेंट कर रही हैं, ठीक है। तो देखो बहुत लोग तो क्या करते हैं, कुछ इसको 1-to-1 मार्केटिंग समझ लेते हैं, लाइक माउथ पब्लिसिटी भी समझ लेते हैं इसको कभी कभी। ऑफ कोर्स होता है, बाय डिफ़ॉल्ट होता है, कस्टमर्स खुद करते हैं, समझ में आया। सो इसका मतलब ये नहीं कि भाई ये एक CRM कर रहा है या फिर उनके टूल्स कर रहे हैं। आगे तो मैं बहुत सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ। एक होता है CRM स्ट्रेटेजी, एक होता है CRM टूल्स, ठीक है। तो ये सारा कुछ अभी डिस्कस करेंगे आगे टेक्निकल में। सम कॉल इट्स अ डेटाबेस मैनेजमेंट। हाँ भाई डेटाबेस भी मैनेज करता है, ऐसा तो नहीं है। टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस है, ऑफ कोर्स ज़रूर है, सपोर्ट्स को देखता है, डेटा को स्टोर करके रखता है, एनालिटिक्स निकालता है। सो ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन भी है, बट कोई एक नहीं है, ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिएगा। सो लास्ट बस अब इस चीज़ को एंड करेंगे, इस लेक्चर को इस चीज़ को पढ़ के कि भाई कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या है। इट इज़ एन अप्रोच ऑफ अ कंपनीज इंटरेक्शन विद करेंट एंड पोटेंशियल फ्यूचर कस्टमर्स, ओके। एंड द CRM अप्रोच ट्राइज टू एनालाइज अबाउट द कस्टमर्स हिस्ट्री विद अ कंपनी। अपने पुराने पास्ट को भी देखता है कि भाई वो कस्टमर कैसा रहा है, तभी वो क्या करता है, रिलेशंस को बढ़िया करने पे फोकस भी करता है। अब एक कस्टमर होता है ना, जैसे पहले देखो आप लोग कॉलेज में थे तो क्या करते थे, फ्लिपकार्ट से कोई सामान मंगवाया और बार बार उसको रिटर्न करते थे पहन पहन के। 4 दिन कपड़े बदला, क्योंकि उसमें तो 7 डेज़ या 14 डेज़ कुछ रिटर्न पॉलिसी होती थी। और 4-5 दिन पहना, उसके बाद मस्त धो वो के वापस से क्या कर दिया, उसको रिटर्न कर दिया। तो उसके बाद क्या करती है, आप लोग 4 बार रिटर्न करोगे ना, 5वीं बार क्या कर देगा, कंपनी रिटर्न करने से मना भी कर देगा,
ठीक है। और अगर आप एक लॉयल कस्टमर रह चुके हो पहले, मतलब अगर 4-5 बार बिल्कुल बढ़िया शॉपिंग कर चुके हो और 5वीं बार क्या कर दिया आपने, मतलब एक क्या कर दिया, एक जूता मंगाया और जूता मतलब 5-6 हज़ार का जूता था और फिर आपने बोल दिया कि देखो आपने जूते की जगह साबुन डिलीवर कर दिया है, तो कंपनी मान लेगी, क्योंकि पिछले 4-5 बार आपने जेन्युइनली क्या किया है, उनके साथ बिजनेस किया है। तो वो अपने कस्टमर्स को ना जाने दे, सो दैट्स वाई वो क्या करेंगी, आप की बात को वो बिना कुछ सुने वो मान लेंगे। फ्लिपकार्ट का तो क्या था, पूरा बेस ही सीआरएम पे चला था। फ्लिपकार्ट क्यों इंडिया में फेमस हुआ, क्योंकि एक तो बहुत बड़ा बजवर्ड उस समय ही इंट्रोड्यूस हुआ जब फ्लिपकार्ट ने क्या किया, इन सारी चीज़ों की स्टार्ट करी। तो स्पेशली इंडिया में तो सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं फ्लिपकार्ट का बोलता हूँ रिगार्डिंग सीआरएम। ओके, इंक्लूडिंग अ कंपनीज वेबसाइट, टेलीफोन, ईमेल, लाइव चैट, मार्केटिंग मटेरियल, सोशल मीडिया एंड मोर। ये सारे कम्युनिकेटिंग क्या है, उसके चैनल्स हैं। कभी कभी देखो इनके एनालिटिक्स जो होते हैं वो क्या फेवरेटिज्म को क्या हो जाते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा अप्रोच कर लेते हैं कि भाई इसके अलावा और कुछ हम प्रिफर ही नहीं करेंगे। इसके वजह से क्या होता है, जो और भी ऑप्शंस अच्छे होते उनको बिल्कुल भी इग्नोर कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द एनालिटिक्स ऑफ सीआरएम। एग्जाम्पल समझते हैं, आपने रोबोट मूवी देखी होगी, उसमें एक चिट्टी था रोबोट, ठीक है। अब उसको भाई ऐश्वर्या राय के साथ क्या हो गया भाई, उसने ऐसी कोडिंग कर दी कि मतलब वो अब उसको ऐश्वर्या राय ही पसंद है, उसको और कुछ पसंद ही नहीं है। वो मच्छर तक मार के क्या, उसको मच्छर को भी सॉरी बुलवा देगा वो। समझ में आया? तो भाई अब ऐसा ही है, वो आपने कोडिंग कर दी है, वो एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब वो फेवरेटिज्म के लिए वो क्या हो जाता है, वो अब हो चुका है, उसको जो पसंद है वही पसंद है, अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। तो भाई सीआरएम का तो सबसे बढ़िया फेवरेटिज्म का एग्जांपल कौन है, चिट्टी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो ये चीज़ रियल वर्ल्ड में भी देखने को मिलती है। देखो कुछ चीज़ें होती हैं जो कि एनालिटिक्स में बढ़िया शो करती हैं, बट इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर रिलेशंस ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ क्या हो, सही हो। एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, आजकल मोदी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा लाइक अंबानी एंड अडानीज़ के बिजनेस पे ज़्यादा फोकस कर रही है, बट टाटा ग्रुप को वैसा कुछ बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं मिल पाता। बट देखा जाए, पास्ट हिस्ट्रीज देखा जाए तो भाई टाटा ग्रुप भी क्या कर रही है, काफ़ी बढ़िया काम करती है, इवन बेटर देन बोथ द अंबानी कंपनीज एंड अडानी कंपनीज, ठीक है। तो ये एक फेवरेटिज्म का क्या है, लाइक जो भी सीआरएम टूल्स हैं वो प्रिफर किसको कर रहे हैं, क्योंकि भाई वो क्या देख रहे हैं, अब नंबर्स देख रहे हैं, वो एनालिटिक्स देख रहे हैं। समझ में आया? तो ये सारी चीज़ें हैं। बट आपको भी पता है कि भाई टाटा ग्रुप के साथ लॉन्ग टर्म में खेला जा सकता है, बट अडानी का भी आप हालत देख ही रहे हो, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए क्या है, फिजिबल नहीं है, मतलब अंधाधुंध पैसा है, अंधाधुंध है, तो भाई कहीं भी आंख बंद किया और लगा दिया, इनका थोड़ा ऐसा सिनेरियो चलता है। और ऑफ कोर्स चलना ही है, क्योंकि और तो इंडिया में अभी कुछ ऑप्शन है नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। बट हाउ कैन यू सेटिस्फाई योर कस्टमर्स इफ़ यू डोंट नो हु दे आर, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कस्टमर रिलेशन का सबसे बड़ा जो मेन मोटो यही था, शुरू से ही देखने जा रहे हैं कि भाई जब हमारे कस्टमर्स हमसे दूर हो जाते हैं या हमें कोई नया कस्टमर अप्रोच करना होता है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि वो कस्टमर कैसा है, उससे रिलेटेड कुछ डेटा तो होना चाहिए, उनका कुछ प्रेफरेंस तो पता पड़ना चाहिए। तो यही चीज़ है, सीआरएम क्या करता है, एक बिजनेस को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है कि उनके कस्टमर्स कौन हैं और उनको क्या चाहिए, और ये फर्दर आपका क्या इम्प्रूव कर देंगे, मार्केटिंग और सेल्स बाय डिफ़ॉल्ट ही इंक्रीज कर देंगे। एंड एक बहुत ही बढ़िया एमसीक्यू यहाँ पर बनकर आता है कि हु इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्रोफेसर ऑफ सीआरएम, सो ही इज़ फ्रांसिस बटल। एंड इनकी बुक भी क्या होती है, काफ़ी फेमस है। तो अभी जितने भी लोग लाइक आपको सीआरएम कहीं पे भी टीच कर रहे होंगे किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो मोस्टली उनका जितना भी कंटेंट है वो सबका है फ्रांसिस बटल की बुक से ही है, ठीक है। और ऑफ कोर्स हम भी रेफर करते हैं, ऐसा नहीं है, ही इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्रोफेसर ऑफ सीआरएम। एंड इनके जितने भी लेटेस्ट क्या हैं एडिशंस हैं, ऑफ कोर्स काफ़ी चीज़ें ये क्या करते हैं, सिखा कर जाते हैं, ठीक है। तो ऑफ कोर्स जो चीज़ें पढ़नी है बस भाई वही पढ़नी है, ठीक है, अननेसेसरी अपने को रिसर्च नहीं करने का है। हाँ, शुरू में 2 लेक्चर्स थे अभी तक जिसमें मुझे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी थी। नेक्स्ट लेक्चर से कुछ भी रिसर्च नहीं चलेगा, टू द पॉइंट चीज़ें चलेंगी, जितना याद करने को बोला जाएगा उतना याद करना। ऑफ कोर्स जो कॉन्सेप्ट अभी तक बना है उससे ही सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, ठीक है। इट इज़ द कोर बिजनेस स्ट्रेटेजी दैट इंटीग्रेट्स इंटरनल प्रोसेस एंड फंक्शन एंड द एक्सटर्नल नेटवर्क्स टू क्रिएट एंड डिलीवर वैल्यू टू अ टारगेट कस्टमर एट प्रॉफिट। इट इज़ ग्राउंडेड ऑन हाई क्वालिटी कस्टमर डेटा एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। मेन ओवरऑल देखा जाए यही है, फ्रांसिस बटल इन्होंने बोला कि भाई
21st सेंचुरी में अगर कस्टमर को क्या कर लेते हो आप, अंडरस्टैंड कर लेते हो और उनको मैनेज कर लेते हो, ठीक है, थ्रू एनी सॉफ्टवेयर टूल्स, तो ये भाई आपके क्या करेगा, कंपनीज को फुल्ली बूस्टअप देगा एंड आपके फ्यूचर ट्रेंड्स को भी क्या करेगा, फर्दर एनालाइज करने में हेल्प करेगा. सो दैट्स ऑल अबाउट इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर से प्योर कोर सिलेबस स्टार्ट करेंगे किसका, CRM का.